नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि मैं इस बार हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में जो चुनाव हो रहे हैं उसका पूरा कवरेज कर रहा हूं। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ AIDSO यानी ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपको आज के पैनल से मिलवा देता हूं। हमारे साथ मोनिका जी हैं जो कि गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव की कैंडिडेट हैं, और साथ ही हमारे साथ कुलदीप जी भी हैं जो कि अभी डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी प्रेसिडेंट हैं AIDSO के। और वहीं इस तरफ रंजना जी हैं जो कि सह सचिव पद के उम्मीदवार हैं, और साथ ही में रेशमा जी भी हैं जो ऑल इंडियन काउंसिल मेंबर हैं AIDSO की। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि AIDSO छात्र संगठन अभी एक स्टूडेंट लाइब्रेरी चला रहा है। जब मैं वहाँ गया भी हूँ, वहाँ बैठा भी हूँ, और वो फ्री लाइब्रेरी है और कोई भी वहाँ जाके बैठ सकता है। मैं भी वहाँ गया था, और बाकी इस लाइब्रेरी के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और इसी सिलसिले में शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न मेरा रेशमा जी से रहेगा कि अपने संगठन के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। नमस्कार, मैं रेशमा पवार। मैं ऑल इंडिया काउंसिल मेंबर हूँ, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के सभी राज्यों में अभी जो है काम कर रहा है साइंटिफिक, सेकुलर और डेमोक्रेटिक एजुकेशन को लेकर। हमारा जो मानना है कि जॉब फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए क्योंकि शिक्षा हम सबका राइट है। इसलिए हमारे जो महापुरुष हैं, विवेकानंद हैं, गांधी जी हैं, भगत सिंह हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, विद्यासागर, या जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, प्रेमचंद, साहित्यकार, इन सब ने एक कल्पना की थी कि आज़ाद भारत के बाद सभी को शिक्षा मिलेगी और रोजगार मिलेगा। इसी को लेकर, इन्हीं सवालों को लेकर हम देश भर में जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है, इन पर तो काम कर ही रहे हैं। लेकिन शिक्षा के मुद्दों को वर्तमान में हम देख रहे हैं कि सरकार ने किस तरह से स्टूडेंट विरोधी महंगी शिक्षा के नाम पर नई शिक्षा नीति लागू कर दी है। उसी के तहत CUET के हाल हम देख रहे हैं कि CUET से पहले भी मतलब दाखिले के लिए, एडमिशन के लिए स्टूडेंट की हालत ना ही सुधरे थे और नहीं अभी एडमिशन मिल पा रहा है। तो कौन सी समस्या सुलझाई है CUET ने? ऐसा कुछ लगता नहीं है। इन्हीं सब को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो मोनिका जी, आप GR गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव के कैंडिडेट हैं, तो आप अपना थोड़ी इन्फॉर्मेशन अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मोनिका चौहान है और मेरा अभी HNB में BSc फाइनल ईयर है। मैं टिहरी गढ़वाल से हूँ। हमारे साथ रंजना जी हैं जो इस बार सह सचिव के कैंडिडेट हैं, तो मेरा उनसे भी निवेदन रहेगा कि अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजना बटवाल है और मैं अभी HNB चौरास कैंपस में MA 3rd सेमेस्टर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हूँ और मैं नागनाथ पोखरी चमोली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो रंजना जी, जैसे कि चुनाव चल रहा है, तो इस बार आपके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे आप चुनाव में उतरी हैं और क्या आप करने वाली हैं आगे? दरअसल चुनाव एक ऐसा माध्यम होता है जो कि मुद्दों को लेकर ही लड़ा जाना चाहिए और हम ये एकदम स्ट्रांगली इस चीज़ को मानते हैं। इस चुनाव में हमारे मुद्दे हैं, विश्वविद्यालय में 4 सालों से जो कैंटीन बंद पड़ी है उस कैंटीन को खोलने के लिए हम लगातार प्रयासरत थे और अभी इलेक्शन में ये हमारा मुद्दा है और आगे भी हम इस मुद्दे को लेकर काम करेंगे। इसके अलावा कोविड से पहले HNB सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के नाते यहाँ एक मैगजीन निकलती थी जिसका नाम था निर्झरणी, जिसमें बच्चे अपने कविताएं, अपने आर्टिकल्स लिख के देते थे। उस पत्रिका को भी, उस मैगजीन को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए हम इस इलेक्शन में हैं। दूसरा, अभी हर स्तर पर जो फीस वृद्धि हो रही है, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज जो HNB के हैं उनमें लगातार, जैसे B.Pharma है, उन जैसे कोर्सेज में फीस वृद्धि हो रही है। इस फीस वृद्धि के खिलाफ भी हम इस बार इलेक्शन में हैं। और लाइब्रेरी जो कि यहाँ ऑफिस टाइम पे जैसे चलती है 8 से 8 या 10 से 5 जो ऑफिस टाइम चलता है, उसके बजाय हम चाहते हैं कि अगर JNU और DU से हमारी सेंट्रल उसकी तुलना की जा रही है तो हमारी लाइब्रेरी भी 24 घंटे उनकी तरह खुली
जांच खोली जानी चाहिए। इसके अलावा विज्ञान प्रयोगशाला जो लेबोरेटरी की स्थिति एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप देखते हैं, हमारे लैब्स जो है, मैं भी साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, हमारे लैब्स में इंस्ट्रूमेंट कम और मकड़े जाले या धूल ज़्यादा रहती हैं। इन्हीं सारे एजुकेशनल मुद्दों को लेकर हम इस बार इलेक्शन में हैं। धन्यवाद रंजना जी। तो मोनिका जी, एक बात मैं बड़ा देख रहा था यहाँ पे और मेरे को थोड़ी खराब भी लगी कि जो बड़े बड़े पद हैं या सभी पद हैं उसमें गर्ल्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है चुनाव में। तो इसके क्या रीज़न है, क्यों लड़कियाँ चुनाव में आगे नहीं आ रही? दरअसल इसका मतलब इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से मतलब लड़कियां राजनीति में, कॉलेज की राजनीति हो या फिर बाहर की राजनीति हो, उसमें बहुत कम प्रतिभा करती हैं। जैसा कि मतलब आप देखते हैं कि जो हो हल्ला राजनीति में होता है या जिस तरह का मतलब शराबल की जो राजनीति होती है, तो इसके चलते लड़कियां मतलब दूर ही रहते हैं राजनीति से। जिस तरह का एक असुरक्षा का माहौल जो राजनीति में होता है, तो ये अपनी सुरक्षा को सोचकर भी लड़कियां इस राजनीति से दूर ही रहती हैं। लेकिन हम लोग AIDSO छात्र संगठन हम मतलब हर बार लड़कियां कंटेस्ट करती हैं यहाँ पे, और हम लोग इसीलिए ये इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां आए, हमसे प्रेरित हों या फिर हम दूसरों को मतलब प्रेरित करें कि वो आए और राजनीति में हमारा ये मुद्दा भी है कि लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आए, क्योंकि जैसा कि अभी आपने बताया कि जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं उन पे मतलब अध्यक्ष की पोस्ट, उन पे कोई भी लड़की नहीं है। तो हमारा मतलब यही प्रयास है कि भले ही छोटे स्तर से हो, लेकिन हमारा ये प्रयास है कि आगे आगे हम लोग करेंगे और लड़कियां भी ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी। चलिए, बहुत बढ़िया। कुलदीप जी, जैसा कि मैं लगातार देखते आ रहा हूँ कि आप लोग NEP का विरोध कर रहे हैं, आपके बैनर्स में ये लिखा हुआ है और जगह जगह आपने यूनिवर्सिटी और बाहर पोस्टर लगाए हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आप NEP का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं कुलदीप रमोला। जैसे कि आपने पूछा कि NEP का विरोध AIDSO क्यों कर रहा है, और पूरे देश भर में AIDSO जो NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसका विरोध इसलिए कर रहा है। सबसे पहले तो एजुकेशन पॉलिसी हर बार चेंज होती है। 1968 का जो पॉलिसी था, कोठारी कमीशन था, फिर 1986 का जो राजीव गांधी पॉलिसी आया, तो वहीं से एजुकेशन का जो प्राइवेटलाइजेशन, कॉमर्शलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन का एक प्रोसेस शुरू हुआ। उस टाइम जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, 92 में फिर संशोधन हुआ, और अभी जो 2020 में बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। हम चाहते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आना चाहिए, पर जिस तरीके से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, ये जो पॉलिसी जिस दौर में लाई गई है, ये 29 जुलाई 2020 को लाई गई, और इसी दिन हमारे देश के एक ग्रेट पायोनियर हैं, नवजागरण काल के, उनके डेथ एनिवर्सरी भी आती है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उस दिन ये पॉलिसी लाई गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, राजा राम मोहन राय हो, व तमाम हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी हो, उन्होंने किस एजुकेशन का बात किया था? वो एक जलवादी, लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक शिक्षा की वो बात करते थे। पर जिस दौर में ये पॉलिसी लाई गई, उस दौर में पैंडेमिक का दौर था 2020, आप सभी जानते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की और हम लोग आस रख रहे थे कि इस टाइम हेल्थ पॉलिसी लाएगी गवर्नमेंट, उस दौर में ये पॉलिसी लाई गई है, और बिना किसी सलाह मशवरा किए हुए देश में जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है, नई शिक्षा नीति आती है, तो हम मानते हैं या चाहते हैं कि उस पर बहस होनी चाहिए। तमाम शिक्षाविद, वैज्ञानिकों, इतिहासकारों, साहित्यकारों और जो टीचर्स, स्टूडेंट और आम नागरिकों के बीच वो चर्चा बहस के लिए वो पॉलिसी खुले तौर पर रखनी चाहिए थी, पर इस गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी इस दौर में इस तरीके से लाई गई है। हम इसका विरोध पूरे देश भर में कर रहे हैं। अभी हमने 28 सितंबर को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान पूरे देश भर में किया है। सबसे पहले हम हायर एजुकेशन में हैं, तो मैं उसी पे मुख्य रूप से बात करूंगा। हायर एजुकेशन में क्या स्थिति है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो हायर एजुकेशन में जो अभी इन्होंने CUET लाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो इसमें क्या खामियां हैं? आप जानते हैं कि हमारे देश में एक शिक्षा प्रणाली लागू नहीं है।
ये शिक्षा प्रणाली जो है ये वर्ग विभाजित है। इसमें एक उच्चतम वर्ग के लिए अलग प्रकार की शिक्षा है और निम्नतम वर्ग के लिए अलग प्रकार की शिक्षा है। ऐसे ही बोर्ड भी अलग है। एक जो हाईएस्ट बोर्ड है ICSE बोर्ड है, फिर CBSE बोर्ड है और जो हमारा है वो स्टेट बोर्ड है। तो जब बोर्ड ही इतने प्रकार के हैं, हम जानते हैं कि किनका स्तर क्या है। मैंने खुद मेरा BSc जब था तो मैंने ये ICSE बोर्ड के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया है। तो वो जो 11th 12th में पढ़ते हैं वो हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा। ये स्थिति हमारे बोर्ड और सिलेबस का है। और इसी बीच सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर बोर्ड के लिए एक ही कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट रखा है। तो हम जानते हैं कि सरकारी स्कूलों का स्थिति क्या है। वहाँ पे कुछ बायोलॉजी और साइंस के सब्जेक्टों के टीचर तक नहीं है, तो बच्चे जैसे तैसे करके पढ़ पाते हैं। तो जब वो ऐसी स्थिति मतलब गवर्नमेंट एजुकेशन की है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने CUET लाया है। और हम जानते हैं कि जब ये बोर्ड ही हाई लेवल और निम्न लेवल का कंपटीशन करवा रहा है, तो इसमें ज़्यादातर बच्चे हाईएस्ट बोर्ड वाले ही सिलेक्ट होंगे। तो इसमें काफ़ी बच्चे हैं जिनका राइट्स ऑफ एजुकेशन छीन जाएगा, तो इसलिए हम इसका विरोध भी कर रहे हैं। ये CUET एक फिल्ट्रेशन का ही काम करेगा। आपको पता है 12th एक खुद में मान्यता प्राप्त बोर्ड है। 12वीं का इंटरमीडिएट जो बोर्ड होता है वो मान्यता प्राप्त है। अगर वो बोर्ड उस छात्र ने पास किया है तो वो एलिजिबल है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, किसी भी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी में। तो ये CUET लाने का जरूरत क्या था? CUET एक फिल्ट्रेशन का काम करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र हायर एजुकेशन में ना जा पाए और वो जॉब के लिए मतलब अपनी आवाज़ को उठा ना पाए, इसलिए ये CUET लाया है। और हम मानते हैं कि CUET रद्द होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टीचरों का स्टाफ, गैर शैक्षणिक और शैक्षणिक स्टाफ का भर्ती करना चाहिए और जो छात्रों की सीट है उसे बढ़ाना चाहिए। तो धन्यवाद कुलदीप जी। तो मेरा सवाल रेशमा जी से नेक्स्ट ये रहेगा कि जैसे लिंग 2 कमेटी के अनुसार एक कैंडिडेट को 5,000 रुपये ही खर्च करने पड़ते हैं, उससे ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकता। लेकिन जैसे कि हमारा कॉलेज में चुनाव हो रहा है तो यहाँ पे पोस्टर लगे हुए हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं। मेरे ख्याल से वो एक पोस्टर ही 5,000 तक के आसपास का होगा और ढोल सब बज रहे हैं और लोग भी आ रहे हैं। और बाकी जैसा वो नरेंद्र सिंह का गाना आपने बताया था कि हाथ ने पिलायो बिस्किट फूल ने पिलायो राम, इसी तरह का चल रहा है। तो फिर कहीं एक नियम अलग तरीके से बनते हैं और वास्तविकता कुछ अलग होती है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे आपने बोला कि लिंग 2 ने तो अपना नियम बना दिया है, पालन कौन करवाएगा? तो हमने यहाँ देखा, हम 2015 के बाद से जब से लड़ रहे हैं चुनाव, कुसुम पांडे हमारी पूरी सबसे पहली सह सचिव, तो हमने उसमें 2200 कुछ खर्चा हुआ था हमारा। 2200 से ज़्यादा नहीं, हैंडमेड बनाया था, हाथ से बनाए हुए। जो भी बच्चे हमारे साथ कैंपेन में आते थे वो अपना टिफिन लेके आते थे। अभी भी हमारा वही चल रहा है और बहुत अच्छा खासा मतलब सपोर्ट है और हम लोग जीतते भी आए हैं। तो हमारी कोशिश तो यही रहती है कम से कम खर्चा, और हमारा विचार ही यही है। लिंग 2 अगर बोले कि लाखों खर्चा करना है तो हम लाखों करेंगे, नहीं हम नहीं करेंगे। हम लोग फिर भी यही कह रहे हैं कि विचारों की राजनीति हो, केवल यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं, पूरे देश में हो विचारों की राजनीति। मुद्दों पर बहस हो, इंसान के चेहरे पे जाके आप वोट न दें, ये बोले कि ये किस मुद्दे पे काम कर सकता है, इनका मुद्दा क्या है एजुकेशन का। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मतलब और ग्रुप जो है अन्य लोगों से पैसा लेके आप लाखों रुपया जो उड़ा रहे हो, धनबल और बाहुबल की जो राजनीति कर रहे हो, इससे एक तो पढ़ाई का स्तर कम हुआ है, दूसरा आई हेट पॉलिटिक्स की जो बात कॉमन बच्चों में आई है, जिन्हें पसंद नहीं है, उन्हें लगता है कि ये लोग तो डरते भी हैं, सर भी फोड़ देते हैं चुनाव के चक्कर में, तो उन्हें नहीं आना है। दूसरी बात, लड़कियों का प्रतिनिधित्व भी उसकी वजह से कम हो गया। उन्हें भी या तो ये भीड़ में शामिल कर लेते हैं या किसी को दे, और बिठाने की राजनीति, कोई लड़की उठी है तो तू बैठ जा, एक साठ-गांठ करके भी इस तरह हो रहा है। हमने तो अपने सामने होते हुए देखा है, बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है, अगर वो उठ भी रही है। लेकिन इसी तरह से जो माहौल चल रहा है ये बहुत खराब है। विचारों की राजनीति होनी चाहिए, तभी मतलब लिंग 2 की भी जो सिफारिशें हैं तभी इनको सार्थक माना जाएगा। तो रंजना जी, आपसे मेरा एक सवाल ये रहेगा कि जैसे कि हम यूनिवर्सिटी या किसी भी एजुकेशन बॉडी को देखते हैं तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि वहाँ पढ़ाई कैसी होती है, और दूसरा ये होता है कि जब यूनिवर्सिटी की बात आती है तो वहाँ प्लेसमेंट होता है या नहीं होता है। और ये दोनों सवाल पूरे चुनाव से गायब हैं, और मैंने किसी पार्टी को उतना प्रमोट करते हुए नहीं देखा कि यहाँ पे हमें बेहतर शिक्षा चाहिए, स्टाफ चाहिए और प्लेसमेंट भी चाहिए। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं?
देखिए, डीएसओ की जो इस इलेक्शन में मांग है, वो पहले ही मांग यही है कि यहाँ का जो परमानेंट स्टाफ है उसकी भर्ती होनी चाहिए, चाहे वो शैक्षणिक हो चाहे वो गैर शैक्षणिक पदों पे हो, यहाँ भर्ती होनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ एजुकेशन का जो स्तर है, इसमें मुझे लगता है, मेरा मानना है कि जो पुराने लोग यहाँ काम करते आए हैं, चाहे वो छात्र नेता हो चाहे वो, तो उन लोगों ने ये जो माहौल है, एजुकेशन का जो माहौल है, उसको बनाने के लिए प्रयत्न नहीं किए, उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिए, इसलिए शायद यहाँ एजुकेशन का स्तर ऐसा नहीं है। और हम लोग AIDSO की तरफ से न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं और एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी मुद्दे होते हैं, चाहे वो फीस वृद्धि के हो, चाहे वो छात्रों के प्लेसमेंट्स के मतलब फ्यूचर से रिलेटेड, चाहे जितने भी मुद्दे हों, हम देश भर में काम करते हैं। इससे पहले भी हमने NEP के अगेंस्ट में 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान पूरे देश भर में चलाया है और अभी भी हम लोग NEP को लेकर चर्चाएं बहस करते रहते हैं। एजुकेशन के मुद्दों पर हम लोग बात करते रहते हैं। बात करें अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ के जो छात्र नेता हैं, दरअसल वो लोग इन मुद्दों को गायब रखते हैं। मुद्दों को गायब क्या, मुझे तो ऐसा लगता है उनके कोई मुद्दे भी नहीं होते हैं इलेक्शन में आने के, लेकिन DSO शिक्षा से जुड़े सवालों के लिए बात करता है और काम भी करता है। तो कुलदीप जी, जैसा कि आप हमें बता रहे थे कि यहाँ पे हेल्प डेस्क की जो स्टार्टिंग है वो आप लोगों ने ही की थी, तो उस विषय में आप कुछ बताएंगे कि जो बाहर के छात्र यहाँ पे आ रहे थे हेल्प डेस्क में, उनको क्या समस्याएं हैं? DSO छात्र संगठन ने ही सबसे पहले यूनिवर्सिटी में जब न्यू एडमिशन होते हैं तो ये हेल्प डेस्क जो मतलब पहली बार जो मतलब यूनिवर्सिटी में लगाए, वो एकमात्र DSO छात्र संगठन था। हमने 2016-17 से हेल्प डेस्क यहाँ पे लगाया और ये अच्छी बात हमें लगी कि ये अदर छात्र संगठन ने भी सीखा और इस बार बहुत ज़्यादा मात्रा में हर छात्र संगठन का यहाँ पे हेल्प डेस्क था। हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट आए, 300-400 से ज़्यादा स्टूडेंट हम लोगों ने हेल्प किया है। अलग अलग स्टेट से आए हैं, वेस्ट बंगाल, केरला, छत्तीसगढ़, झारखंड से भी, आसाम से, काफ़ी दूर दराज से स्टूडेंट आए और यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी, उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट से भी काफ़ी बच्चे आए। पर दूर के जो छात्र हैं, सबसे मुख्य समस्याएं उनकी ये हैं कि वो रहेंगी कहाँ। वो हमें पूछ रहे थे कि यहाँ पे हॉस्टल सभी को प्रोवाइड हो जाता है, मेन जो समस्याएं उनकी थी। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम एडमिशन लेंगे तो और हॉस्टल फॉर्म भरेंगे तो हम तुरंत हॉस्टल प्रोवाइड 1-2 दिन में हो जाएगा, जैसे अदर यूनिवर्सिटी JNU, DU, जामिया यहाँ पे भी होता है। पर यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि हॉस्टल सभी बच्चों के लिए नहीं है यहाँ पे और परसेंटेज के बेस पे हॉस्टल दे रहे हैं। तो दूर दराज के जो बच्चे आ रहे हैं उनको रहने का सबसे बड़ा समस्या है कि कहाँ वो रहेंगे। तो यहाँ पे होटल में, जो आपको पता है कि गरीब तबके के भी छात्र यहाँ पे आते हैं, तो होटल में यहाँ पे या रहने के लिए लगभग 500-600 में मतलब 1 दिन का रूम रेंट है। तो हमारा ये डिमांड भी है कि हॉस्टल की सीट बढ़ाई जाए, सभी छात्रों को मतलब लगभग हॉस्टल अलॉटमेंट किया जाए। रेशमा जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो AIDSO को वोट क्यों दें? जैसे कि पहले वक्त से ही देते आए हैं वो, क्योंकि हम लोग एजुकेशन की डिमांड रखते हैं। जॉब फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल हमारी जो मांग है पूरे देश भर में, इसी को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। और अगर वो चाहते हैं कि यहाँ वैचारिक माहौल हो, विचारों के आधार पर राजनीति हो, राजनीति का स्तर सुधरे और साथ ही साथ अभी जो 4 साल से बंद कैंटीन है, CUET से जो प्रॉब्लम्स बच्चों के सामने आई हैं, तमाम, चाहे वो हॉस्टल की प्रॉब्लम हो, तमाम समस्याओं को लेकर अगर उन्हें लगता है कि ये समस्याएं सुलझे तो हम लोग हारे या जीते, हमने काम करना है। हम वर्ष भर छात्रों के बीच में रहे हैं, हम रहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आप हमें वोट करते हो तो हमारी ताकत बढ़ेगी। हम लोग इन मुद्दों को बहुत जोरदार तरीके से हमारे जो प्रत्याशी हैं वो जो है अपने प्रतिनिधियों के सामने, प्रशासन के सामने रखेंगे और इसके लिए आंदोलन भी करेंगे। तो साथियों, बस अंत की ओर बढ़ रहे हैं हम, और उससे पहले मैं रंजना जी और मोनिका जी दोनों से ये निवेदन करूंगा कि आप कुछ अपील करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से तो कर सकते हैं। रंजना जी। दोस्तों, हम लोग इस बार AIDSO की तरफ से इलेक्शन में हैं। 2016 से हम लोग यहाँ पर इलेक्शन लड़ते हैं। मेरा संदेश यही रहेगा आप सभी लोगों को
कि अगर आप डीएसओ को वोट देते हैं, वैसे हम लोग काम करते आए हैं, लेकिन अगर आपका मत हमको मिलेगा, आपका सपोर्ट हमको मिलेगा, तो हम और जोरदार तरीके से अपने कामों को कर पाएंगे और आपके लिए ही और हमारे लिए ही एक शैक्षणिक माहौल इस विश्वविद्यालय में तैयार कर पाएंगे। इसीलिए आप हमें वोट करें, सपोर्ट करें। साथियों, मेरा आपको यही संदेश रहेगा कि अगर आप AIDSO को वोट करते हैं, GR पद के लिए, छात्रा प्रतिनिधि के लिए मुझे वोट करते हैं, तो मैं ज़रूर छात्राओं की बेहतरी के लिए काम करूंगी और दूसरा DSO छात्र संगठन यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए, इस यूनिवर्सिटी में एक बेहतर शैक्षणिक माहौल के लिए काम करेगा। धन्यवाद। तो साथियों, ये वीडियो मैं ही समाप्त कर रहा हूँ और इसी के साथ साथ मैं रेशमा जी, रंजना जी, मोनिका जी और कुलदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। और अंत में जो कहना है वही कह रहा हूँ दोबारा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।